हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आपके सामने हाजिर हूं मैं आज 24 अक्टूबर का डेली का करंट अफेयर्स लेकर के। तो आज जितनी भी घटनाएं हुई हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम्स में जो है आपको पता है फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स से भी आपके ज़्यादातर वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में जितने भी न्यूज़पेपर हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, दैनिक जागरण, भास्कर, जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनमें जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि रिपीटेड मोड में थी कि हर न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ दी हुई है, उनको यहाँ पे हमने कट किया है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे रखा है जो कि आपके एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, पहली हमारी जो न्यूज़ है क्या लिखी हुई है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं, उसको लेकर के यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं। क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, कब से स्टार्ट हुआ है, मुख्यालय कहाँ पर है, ये सारा हम देख लेते हैं क्योंकि यही चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्या लिखा हुआ है, प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष जो है पूरे विश्व मनाते हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। एक तरीके से सारे राष्ट्र एक साथ मिलकर के इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। फिर लिखा है, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का मुख्य उद्देश्य जो है वैश्विक शांति और सुरक्षा बना रखना। मुख्य काम इसका है वैश्विक शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, कहीं पर लड़ाई झगड़ा मारपीट कुछ भी ना हो। आपस में जब बड़ी बड़ी दो देश लड़ते हैं तो शांति समझौता या सुरक्षा समझौता कराने का जो जिम्मा होता है ज़्यादातर ऐसे ही संगठनों का होता है जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र संगठन जो हमारा है वो शामिल रहता है। फिर लिखा है, इसके गठन के समय इस संगठन में कुल 51 देश थे। जब इसको बनाया गया था तो केवल क्या है 51 मेंबर से 51 देश शामिल हुए थे। आज अगर हम आज की बात करें तो 193 देश इसमें शामिल हैं। साथ ही भारत इसमें एक अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है। परमानेंट मेंबर नहीं है भारत, अभी एक अस्थायी सदस्य है। आगे चल करके हो सकता है कि हम स्थायी सदस्य के रूप में यहाँ पे काम करें इस संस्थान के साथ। बात करें मुख्यालय की, न्यूयॉर्क में है। महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस हैं। अगर बात करें स्थापना, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा 1945 में और कौन कौन से संगठन हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जिनकी स्थापना की गई है। बहुत सारे संगठन आपको मिल जाएंगे, इससे क्या होगा रिवीजन हो जाएगा, याद भी हो जाएंगे बहुत सारे और ये भी याद हो जाएगा। अगली हमारी न्यूज़ है, हिमालय में खोजी गई एक सांप प्रजाति का नाम, जिसका नाम क्या है, लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पे रखा गया है। लियोनार्डो द विंची नहीं है, लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पे रखा गया है। वैज्ञानिक के एक दल ने पश्चिमी हिमालय में सांप की एक प्रजाति की खोज की है जिसका नाम लियोनार्डो डिकैप्रियो के पर्यावरण संबंधी योगदान के सम्मान में इंगुइकुलस डिकैप्रियो रखा गया है। तो इस जो प्रजाति का नाम है क्या रखा गया है, एंगुइकुलस, थोड़ा अलग नाम है ये प्रजाति। आपको अगर ठीक दिख रही है साफ सुथरी तो देख लो, वरना गूगल में चले जाना, यूट्यूब में चले जाना, सांप ही सांप दिखाएंगे, इसको भी दिखा देंगे। फिर लिखा हुआ है, एंगुइकुलस डिकैप्रियो कोलुब्रिडे का सदस्य है जो पृथ्वी पर सांपों का सबसे बड़ा परिवार है। मतलब क्या है, जैसे होता है ना कि ये सांप जो है इस परिवार से संबंधित है, ये जानवर जो है इस परिवार से संबंधित है, मतलब एक तरीके से स्पीसीज कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ये सांप है जो कौन से परिवार से संबंधित है, कोलुब्रिडे का एक सदस्य है, ठीक है, जिसकी बहुत सारी प्रजातियां आपको भारत में देखने को मिल जाएंगी, जिसमें 304 वंश और 1938 प्रजातियां हैं। 304 वंश और 1938 प्रजातियां इस सांप की अकेले देखने को मिलेंगी। किसी का रंग काला है, पीला है, नीला है, आकार अलग होता है, रहने की जगह अलग होती है, खाने पीने या एक तरीके से आवास का सिलेक्शन जो होता है वो अलग होता है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ क्या है, हाल ही में NRAI ने फ्रेंचाइजी आधारित भारतीय शूटिंग लीग शुरू करने की घोषणा की है। तो क्या है, NRAI ने अभी क्या है एक तरीके से भारतीय शूटिंग लीग, शूटिंग मतलब समझ रहे हो ना, वो वाली शूटिंग, मूवी की शूटिंग नहीं है, तो शूटिंग लीग शुरू करने की बात कही है। देश में ओलंपिक निशानेबाजी की नियामक संस्था है किसकी, ओलंपिक निशानेबाजी की नियामक संस्था भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, जिसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं NRAI, ने भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग, भारतीय शूटिंग लीग शुरू करने की घोषणा की। मतलब हम जब देख रहे हैं
कि अलग अलग देशों से कितने सारे लोग इस खेल में पार्टिसिपेट करके ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके जा रहे हैं, तब हमने ये स्टार्ट किया कि अब चलो हम भी बड़ा सा संस्थान स्थापित करते हैं। लिखा है इस प्रस्ताव को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ने मंजूरी भी दे दी है। तो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ से पहले मंजूरी ली गई है, फिर स्थापित किया गया, क्योंकि देखो ट्रेनर्स की जरूरत पड़ेगी, कोच की जरूरत पड़ेगी। अब हमारे पास तो है, लेकिन अगर हमें कभी अंतर्राष्ट्रीय कोच की आवश्यकता हुई तो कैसे आएगा, इसलिए यहाँ पे बड़े बड़े जो संस्थान होते हैं, संघ होते हैं, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। उद्घाटन संस्करण संभवतः मार्च 2025 में आयोजन किया जाएगा। फिर क्या है, वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं, लिकेश नारायण सिंह देव है, ठीक है, लिकेश नारायण सिंह, इनका नाम याद रखिएगा। अगली न्यूज हमारी है, भारतीय सेना चाणक्य रक्षा वार्ता के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। तो क्या है, भारतीय सेना जो है चाणक्य रक्षा वार्ता, चाणक्य के बारे में पढ़ा ही होगा आपने, बुद्धि मतलब एक तरह से बुद्धिमान, बहुत तेज दिमाग बिल्कुल, और ज़्यादातर क्या था, अर्थव्यवस्था में ज्ञान था उनको, और कैसे अपने शत्रु को कंट्रोल में रखना है, कैसे जीतना है, सब ज्ञान था उन्हें बहुत ज़्यादा। तो क्या है, चाणक्य रक्षा वार्ता में यहाँ पे भारतीय सेना ने दूसरे संस्करण की मेजबानी की है। भारतीय सेना 24 और 25 अक्टूबर 2024 को मानेकशा सेंटर नई दिल्ली में अपने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद के दूसरे संस्करण की मेजबानी करने वाली है। इसमें क्या है, सामरिक अंतर्दृष्टि के लिए एक वैश्विक मंच है। सामरिक अंतर्दृष्टि, सामरिक मतलब होता है कि वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं उनको हम कैसे, सामरिक होता है कि यहाँ पे किसी चीज़ को सुरक्षित रखना है किसी एरिया में, वहाँ पे अगर हम किसी एरिया को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अब सेना का काम क्या होता है, भारतीय सेना का काम क्या होता है, कहीं पर भी काम कर रही है, पीओके में है, या फिर जो है अक्साई चीन में है, या फिर रेड कॉरिडोर में है, या फिर किसी समुद्र के किनारे कहीं पर लगाया गया, तो वहाँ पे कैसे सुरक्षा चीज़ों को, सुरक्षा कार्यों को अच्छे से करना है, उसके लिए यहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है। अमेरिका, रूस, इजराइल, श्रीलंका के प्रमुख वक्ता यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। देखो यहाँ पे कौन भी शामिल होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इजराइल भी शामिल होने वाला है, जो चर्चा का विषय अभी बना हुआ है। हर दूसरे तीसरे दिन जो है इधर उधर जो है ये क्या कर रहे हैं, मिसाइल छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट है, इस कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राज सिंह जी ने किया। जाहिर सी बात है, रक्षा का मामला है तो हमारे रक्षा मंत्री ही इसका उद्घाटन करेंगे। लिखा है, ग्रीन इनिशिएटिव 1.0 और डिजिटलीकरण ऑफ IA 1.0 का भी शुभारंभ करेंगे। यहाँ पे जो है अगर बात करी जाए तो भारतीय सेना की 2 कार्यक्रम है यहाँ पर। एक का नाम क्या है, ग्रीन इनिशिएटिव 1.0, दूसरा है डिजिटलीकरण ऑफ IA 1.0 का यहाँ पे शुभारंभ किया गया। थीम क्या रही है, जब कोई समिट होती है या कोई प्रोग्राम चलता है, कई बार थीम पूछता है आपसे, तो इसकी थीम है राष्ट्र निर्माण में प्रेरक व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। मतलब क्या है, इसकी थीम अगर समझाऊं तो इसका मतलब यही है कि हम जो है विकास को बढ़ावा देंगे, मतलब हम विकास तो करेंगे लेकिन क्या है, सुरक्षा के साथ। देखो लिखा है, व्यापक सुरक्षा, विकास को बढ़ावा और राष्ट्र का निर्माण। राष्ट्र का निर्माण कब होगा, जब हम विकास करेंगे। विकास भी हम करेंगे जब हमें सुरक्षा जो है ढंग से मिलेगी। पता चला यहाँ पे हमने 500 करोड़ का जो है एक प्रोजेक्ट तैयार किया, कल को आके कोई बम फोड़ के वहाँ पे बम फोड़ा किसी ने और काम खत्म, सुरक्षा नहीं दे पाया, अब तो क्या हो गया, अब जो है विकास भी नहीं कर पाएंगे। अगली न्यूज़ हमारी है, छोटी सी है। अभिनेता दारा सिंह खुराना को ब्रिटेन में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पिक्चर देख लीजिए, मैंने तो इनको पहले कभी नहीं देखा है। आप लोगों में से किसी ने अगर देखा हो तो इनको जो है, अगर किसी के फेवरेट है तो इनको जो है महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जाहिर सी बात है, अगर महात्मा गांधी से संबंधित है तो अहिंसावादी होंगे, सत्याग्रह आंदोलन वगैरह भी शायद किया होगा, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अहिंसावादी होंगे, मतलब हिंसा में विश्वास नहीं करते होंगे। भारतीय अभिनेता दारा सिंह खुराना को राष्ट्रमंडल वर्ष के युवा चैंपियन के रूप में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने की दिशा में किए गए कार्यों के लिए महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों में इन्होंने जो है कल्याणकारी काम किया है, इसके लिए इनको यहाँ पर पुरस्कार दिया गया। अगली न्यूज़ हमारी है, नेपाल की उर्मिला चौधरी ने जीता है ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड। मतलब क्या है, होता है ना कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं, हम उनको चिंकी चिंकी बोलते रहते हैं, और जो साउथ अफ्रीकन लोग होते हैं, लोग उनको हफ्सी हफ्सी बोलते हैं। मतलब क्या है, एक तरीके से रेसिज्म है, किसी को काला मोटा बोलना, या फिर उसकी वेशभूषा से, या फिर वो कैसा दिखता है उसके आधार पर उसका एक तरीके से शोषण करना, वो सारा रेसिज्म में ही आता है। तो उनको क्या दिया गया है,
एंटी रेसिज्म चैंपियन अवार्ड मतलब क्या है, इस चीज़ के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी होगी या लोगों का सपोर्ट किया होगा। नेपाली सामाजिक कार्यकर्ता उर्मिला चौधरी को अमेरिका में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? अमेरिका में दिया गया है। विदेश मंत्री जो हैं वहाँ के अमेरिका के एंटनी जे ब्लिंकन ने इनको ये प्रदान किया है। ठीक है। नागरिक समाज के 6 प्रमुख लोगों को असाधारण साहस, नेतृत्व क्षमता, समानता, न्याय, मानवाधिकारों की प्रतिबद्धता के लिए दिया जाता है। तो ये जो अवार्ड दिया गया है अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में अलग अलग प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ये सारी कैटेगरीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब चलते हैं हम हमारी अगली न्यूज पर। अगली न्यूज हमारी है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन ओडिशा में। प्रवासी मतलब क्या होता है? जो पहले बाहर रह रहा था और वो वापस आया है। ठीक है। तो 18वें प्रवासी दिवस का आयोजन इस बार कहाँ पे किया जाने वाला है? ओडिशा में किया जाने वाला है। तो लिखा 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन ओडिशा द्वारा 8 से 10 जनवरी 2025 में किया जाने वाला है। यह 18वां संस्करण है, ये आपको याद रखना है। 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। क्यों? महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसलिए जो है हर साल जो है 9 जनवरी को मनाते हैं। बाकी कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। ओडिशा में होने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है। अगली न्यूज़ हमारी है दिल्ली सरकार दिव्यांगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने वाली है। तो दिल्ली सरकार ने एक नई मुहिम स्टार्ट की है कि जो दिव्यांग हैं मतलब फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए जो है यहाँ पर स्थापित करनी है अलग से अदालतें। क्योंकि नॉर्मल अदालतों में क्या होता है, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, वहाँ पर जाने में आपके लिए नॉर्मल है, लेकिन दिव्यांगजनों को जाने में समस्या होती है। ठीक है। उद्देश्य क्या है? न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। अब कोई काम सरकार करे, कोई भी चीज़ ऐसी जो सरकारी है, सरकार की कोई भी वस्तु का मतलब होता है कोई भी नागरिक, भारतीय नागरिक उसका बहुत आसानी से उपयोग कर सकता है, उसमें उसको समस्या नहीं आनी चाहिए। लेकिन कोई दिव्यांग व्यक्ति है अगर जो है वो जाना चाहे तो उसको बहुत सारी समस्या, मतलब क्या, खुद से वो जाने में समर्थ नहीं है क्योंकि उसका डिज़ाइन, सीढ़ियाँ बनाई गई, भाई सीढ़ियाँ चढ़ कैसे जाएगा, पैर ही नहीं है उसके। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। इन अदालतों को दिव्यांग व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ में क्या है, न्यायिक कार्यवाही समावेशी तरीके से संचालित की जाएगी। साथ में इंफ्रा के साथ साथ यहाँ पे ये भी कोशिश की गई है कि जो कार्यवाही होगी वहाँ पे ऐसा ना हो कि जैसे होता है कि ऐसा अभी तो लोग पागल होते हैं कि हमें जाना है जज की सीट मिल जाए, वकील बन जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि जब कोई दिव्यांग के लिए कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाए तो लोग वहाँ जाना ना चाहें। ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर लुओंग कोंग बने वियतनाम के राष्ट्रपति। तो यहाँ पे लुओंग कोंग जो है वियतनाम के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी से हैं ये, केंद्रीय समिति के सदस्य भी हैं और इनके बारे में टू लैम का स्थान लिया। तो मतलब अगर पूछा है कि पहले जो है वियतनाम के राष्ट्रपति कौन थे, तो टू लैम पहले थे, उनको जो है एक तरीके से हटा करके इनको बनाएगा, तब उनको हरा करके ये जीते हैं। वियतनाम के बारे में देख लेते हैं। ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है, हिंद और चीन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी सीमा की बात करें कौन कौन से देशों से लगती है, तो चीन है, लाओस है, कंबोडिया है। ठीक है, ये रहा वियतनाम। चीन आपका ये रहा, लाओस आपका ये हो जाएगा और शायद कंबोडिया आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा। राजधानी है हनोई, वियतनामी डोंग यहाँ पे मुद्रा है। और अगर बात करें यहाँ के प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन। ठीक है, फिर हम अगला पढ़ने वाले हैं बिहार का पहला ड्राई पोर्ट। तो ड्राई पोर्ट मतलब होता है कि सूखा बंदरगाह। अब बिहार में कोई समुद्र तो है नहीं कि वहाँ पे बंदरगाह बना देंगे, ड्राई पोर्ट बनाया गया है। पहला ड्राई पोर्ट है यहाँ पे, ये पटना के बिहटा में बनाया गया है। 30 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ पे इसके फ़ायदे क्या होंगे, तो इसमें कंटेनर यार्ड है, कोल्ड स्टोरेज है, गोदाम, रेलवे साइडिंग्स हैं, कार्गो हैंडलिंग्स जैसी सुविधाएं यहाँ पर दी जाने वाली हैं इसमें। साथ में क्या अगर बात करें ड्राई पोर्ट की, तो बताइए आपको एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पानी नहीं होता और खाली कंटेनर को स्टोर किया जाता है, जिसमें सामान भर करके हम दूसरे अलग अलग देशों में भेजने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा भारत का सबसे बड़ा ड्राई पोर्ट या सबसे पहला ड्राई पोर्ट कौन सा है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है करतारपुर कॉरिडोर पर 5 साल के लिए एग्रीमेंट को बढ़ाया गया है। तो जो लोग भी करतारपुर
कॉरिडोर के बाद जो वहाँ पे पाकिस्तान में है ये जगह, वहाँ पे गुरुद्वारा है। तो भारत से बहुत सारे सिख समुदाय के लोग वहाँ पे गुरुद्वारे में जाते हैं। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि ख़त्म होने वाला था ये एग्रीमेंट, तो उसको 5 साल के लिए और बढ़ाया गया है। इसका फ़ायदा ये है कि आप बिना वीज़ा के जो है वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, उस जगह पर सिर्फ। तो देखो लिखा है, भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर आने अपने समझौते की वैधता को 5 साल के लिए बढ़ाया है। यहाँ पे देखो 24 अक्टूबर 2019 को समझौता हुआ था, तब के बाद से लगातार हमारे सिख समुदाय के लोग जो है वहाँ पर जा रहे हैं गुरुद्वारे में। इसके तहत भारतीय तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान के नारोवाल में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारे तक वीज़ा मुफ्त पहुंच की सुविधा दी जाती है। कुछ दिन पहले ही हमारे विदेश मंत्री यहाँ पर जाकर के आए हैं, उसके बाद ही हमें जो है ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगर बात करें कि भाई ये जो यहाँ पे गुरुद्वारा है वो महत्वपूर्ण क्यों है, तो जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं पहले गुरु नानक जी जो है इस जगह पर लगभग 18 साल रहे हैं, सबसे ज़्यादा टाइम पर यहाँ पे रहे हैं। और इस गुरुद्वारे की स्थापना भी उन्होंने ही की थी, इसलिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। लेकिन भारत और पाकिस्तान, मतलब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान अलग देश बना, उसके बाद से क्या है कि वो जो गुरुद्वारा है वो चला गया पाकिस्तान में, और भारत में आपको पता है पंजाब में अलग अलग गुरुद्वारे हैं, ठीक है। तो ये हमारी रही आज की सारी न्यूज़, जिसमें हमने सारे आर्टिकल्स कवर किए हैं। 24 अक्टूबर को जो भी चीज़ें चर्चा में थी हमने अच्छे से पढ़ ली है। आई होप आपको समझ में आ गई होंगे। अब हम मिलेंगे कल, जिसमें हम कल आई सारी न्यूज़ की चर्चा कर रहे होंगे। तब तक अच्छे से पढ़िएगा और हमारा वीडियो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।